Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 9 January 2021 of The Hindu. Let's start the session. तो जो हमारी पहली न्यूज़ है वो वही है फार्मर्स वाली न्यूज़। तो अब सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल रही है कि हमने 8 बार इससे फार्मर से बात करके देख ली है, लेकिन ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो 8 राउंड टॉक हो चुकी है, लेकिन ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए अब सेंटर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगा। मतलब वो तो अपना पल्ला झाड़ दिए सीधे सीधे। लेकिन जो फार्मर बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो है केवल कोई भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना, लेकिन ये काम तो लेजिस्लेचर का है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि भाई ये जो इन्होंने लॉ बनाया है सेंटर ने, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो वैलिड है, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही है लॉ बनाना। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो फार्मर्स हैं वो जाने को मना कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ है, बस इसमें एग्जाम के लिए नहीं, बस आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये ये तब कमांडर है, इनको 5 साल की जेल हो गई है फॉर टेरर फाइनेंसिंग। बताइए, इतनी लंबी जेल करिए 5 साल की, बताइए। हमारे यहाँ इतनी सी जेल नॉर्मल चोरी पे हो जाती है, यहाँ टेरर फाइनेंसिंग के मामले में केवल इन साहब को 5 साल की जेल है। तो ये वहाँ की टेररिज्म कोर्ट है, तो उन्होंने फैसला दिया है। पता नहीं कैसे ही लोग हैं, बेवकूफ़ हैं क्या है। तो इन्हें 5 साल की जेल क्यों हुई है? क्योंकि अभी FATF की मीटिंग होने वाली है। आप जैसे आपको मैंने रोज बता रहा हूँ, FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कब बनी थी? तो 1989 में बनी थी FATF। प्लीज रिमेंबर जो मैं बता रहा हूँ कब बनी थी। तो 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसके हेल्प से बनी है? तो G7 कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। इसके 2 काम है, एक तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग का काम मामला देखती है, हाँ, और एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देती है। तो TF&ML, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देखती है। अभी फिलहाल जो है वो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट, लेकिन ये ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए इसलिए सभी ड्रामे कर रहा है, दिखावा कर रहा है। और 2 कंट्रीज जो कि ब्लैक लिस्ट में वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया। प्लीज़ रिमेंबर, ये 2 जो कंट्री हैं ये ब्लैक लिस्ट में, किसकी? FATF की। तो ये न्यूज़ थी। तो FATF बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम आगे चलते हैं, जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। हाँ, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से पुअर हो चुकी है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो आपको पता होना चाहिए इसमें किसका बात हो रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQ की बात हो रही है। AQI, तो AQI है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। इसे निकालता कौन है? तो प्लीज रिमेंबर, इसे CPCB निकालता है। कौन निकालता है? CPCB निकालता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना किससे है? तो एक वाटर प्रिवेंशन एक्ट था, उसके थ्रू बना है। प्लीज रिमेंबर, एक बार सिविल सर्विस के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था, तो UPSC ने पूछा था कि CPCB जो है वो किस एक्ट के थ्रू बना है। तो उसमें जो ऑप्शन में था उसमें एयर करके लिखा हुआ था। तो सब समझ रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB निकालता है तो एयर एक्ट ही होगा, तो उसी को टिक कराए थे। लेकिन नहीं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो वाटर प्रिवेंशन एक्ट से बना है, ना कि एयर प्रिवेंशन एक्ट से। इसके अंदर एयर प्रिवेंशन एक्ट आता है CPCB के अंदर, लेकिन बना किससे है? तो वाटर प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू बना है। बस ये जानना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, 6 कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी क्या होती है? सीवियर, मॉडरेट, वेरी हाई, लो, ये सब। लेकिन पॉल्यूटेंट कौन कौन से, उनका नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो PM2.5, PM10, NO2, SO2, NH3, CO, O3 और PB। तो ये सारे इसके अंदर पॉल्यूटेंट है। तो प्लीज रिमेंबर इन पॉल्यूटेंट का नाम। फिर इसमें एक और चीज का जिक्र है, सफर। तो सफर की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये वेदर फोरकास्ट के लिए यूज किया जाता है। और इसे किसने बनाया? तो IITM एक पुणे में उसने बनाया। इसके अंदर 12 पॉल्यूटेंट आते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर तो 8 पॉल्यूटेंट आते हैं, और जो सफर है इसके अंदर 12 पॉल्यूटेंट आते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, इतने मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये रोज डेली न्यूज आती है, आप देखेंगे अगर द हिंदू उठा के, तो ये वाली जो न्यूज है वो डेली आती है। तो मैं इसीलिए आज कवर कर दिया। तो अब देखिए, आसाम, ये डायरेक्ट 1 लाइनर सवाल होगा कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो अपने एम्प्लॉयज़ को खादी के कपड़े गिफ्ट कर रही है। तो बस यही आपको आंसर पता होना चाहिए कि आसाम ऐसी स्टेट है जो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको खादी के कपड़े गिफ्ट करने वाली है। एक तो ये न्यूज़ हो गई। एक यहाँ फेस्टिवल का नाम लिखा होगा, भोगाली बिहू फेस्टिवल। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये कहाँ का फेस्टिवल है? भोगाली बिहू, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये आसाम का फेस्टिवल है। बस आपको इतना 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो आसाम गवर्नमेंट ने अभी क्या करा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को खादी के कपड़े देने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ की एक फेस्टिवल का नाम है भोगाली बिहू। एंडी शॉल एंड एंडी स्टोल। एंडी शायद खादी को बोलते होंगे, आई डोंट नो मोर अबाउट दिस वर्ड। लेकिन अभी जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि किसने खादी गिफ्ट करी है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उसका प्लीज़ रिमेंबर, आसाम।
सो हम आगे चलते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है उसको कौन बना रहा है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही है न्यू पार्लियामेंट, आपको पता होगा, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर ये जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है वो कम दिखा रहा है, तो आप आज जान लीजिए जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जीडीपी, तो ऑल द जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर गुड्स हों या सर्विसेज हों, आप कुछ सामान बना रहे हो या कुछ भी सर्विस दे रहे हो, कहाँ, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा जीडीपी में। ये सिंपल चीज़ आप याद कर लीजिए, जीडीपी क्या है, तो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया इज नोन एज जीडीपी। तो बस इसमें यही याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया आपकी समझ के लिए, क्योंकि आजकल जितने मैं देख रहा हूँ यूपीएससी वो इकोनॉमिक्स पे भी खासा जोर दे रहा है। पहले इतने सवाल इकोनॉमिक्स से नहीं आते थे, लेकिन अब आने लग गए। हाँ, ये आज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, जो मैंने आपको कल बोला था उसका आंसर के लिए मैंने लिख दिया है। तो कल मैंने आपसे पूछा था पंचायती राज जो है वो किस शेड्यूल के अंदर है और किस अमेंडमेंट के, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना है और किस शेड्यूल के अंदर रखा गया, तो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रखा गया है। फिर इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है एसईसी की बात। तो जितने भी पंचायती राज के इलेक्शन है उसे कौन कंडक्ट कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कराता है। प्लीज़ रिमेंबर, बाकी के जितने भी इलेक्शन है, भले सेंटर के इलेक्शन हो गए या स्टेट के इलेक्शन हो गए या हमारे क्या बोलते हैं राज्यसभा लोकसभा, इन सब के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, इसे तो कराता है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो पंचायत के इलेक्शन है उसे कौन कंडक्ट कराता है, तो प्लीज़ रिमेंबर एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी ये यूपी में वो एपी में कराने वाला है इलेक्शन, तो उसी के लिए आया था। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जो पंचायती राज के इलेक्शन कराता है। बहुत बार डायरेक्ट में एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हु कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शंस, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा एसईसी। तो प्लीज़ रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इसके पंचायती राज के बारे में बता दिया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना है और 11th शेड्यूल में रखा गया। आपको अगर शेड्यूल याद नहीं होते तो उसकी शॉर्ट फॉर्म आपने सभी जगह पढ़ी होगी, मैंने ही बहुत बार बताई है। इसको बोलते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हमारे शेड्यूल है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टेरिटरी सॉरी, इम्यूलमेंट्स, अफर्मेशंस या ओथ जिसे बोलते हैं, इसे राज्यसभा, इसे शेड्यूल, इसे अदर शेड्यूल, इसे फेडरल लिस्ट, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज, इसे लैंड रिफॉर्म और इसे एंटी डिफेक्शन, इसे पंचायती राज, इसे म्यूनिसिपैलिटी। तो ये हमारे सारे शेड्यूल हो गए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हमारे सारे शेड्यूल हैं। ये 73 से ऐड हुआ पंचायती, और म्यूनिसिपैलिटी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट हुआ है। तो ये आपके सारे हो गए। फिर एक ये बुक का नाम है, तो प्लीज़ रिमेंबर बुक का नाम क्या है, बुद्धिज्म ऑन स्टैम्प्स। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे स्टैम्प्स का लगाया गया है। तो किसने लिखी है बुक, तो एम लोकेश्वर रॉय। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये बुक किससे रिलेटेड है, तो इनका नाम ऑथर का डायरेक्ट वन लाइनर सवाल हर पेपर में जो भी आप देते हैं, जैसे सीडीएस, एफकेट या इवन एनटीपीसी वाले भी अगर बच्चे दे रहे हैं, एसएससी वाले भी दे रहे हैं, तो उसमें बुक्स खासा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो बुद्ध से रिलेटेड हो, भाई बुद्धिज्म और जैनिज्म तो ऐसा लगता है कि मतलब 90% ऐसा लगता है कभी कभी कि इंडिया में मेरे को लगता है बुद्धिज्म जैनिज्म ही ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, कोई भी उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म से ही सवाल होता है। एनी पेपर अगर उसमें हिस्ट्री से वो सवाल पूछेगा तो बुद्ध या जैन से ही सवाल होता है मैक्सिमम टाइम। तो बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड कुछ भी आपको मटेरियल मिलता है अगर न्यूज़पेपर में, और जो करंट में चलता है वो बहुत ज़रूरी है आपको याद करना है। तो प्लीज़ रिमेंबर, बुद्धिज्म ऑन स्टैम्प्स किसने लिखी है, तो एम लोकेश्वर राव ने लिखी है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, ये दो आपके खासे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दो शिप्स का नाम है, तो कभी कोई पूछ लेता है किससे रिलेटेड है, तो एम वी जग आनंद एंड एम वी एनास्टेसिया, ये दो क्या है, ये दो खड़ी हुई शिप हैं, स्टैंडिंग शिप हैं। तो ये क्या हुआ कि अभी ये जो कोयला जो है इम्पोर्ट कर रहे थे कहीं से, शायद ऑस्ट्रेलिया या कहीं से कर रहे थे, लेकिन चाइना में बीच में इनको रोक लिया गया है। तो ये 6 महीने से ये शिप ऐसी ही खड़ी है, उसमें हमारा क्रू है वो ऐसी खड़ा है। तो सरकार बोल रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट से, कि हमारा जो क्रू है उसको आने दिया जाए या क्रू चेंज कर दिया जाए। तो आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा बस ये दो शिप का नाम आ सकता है, एम वी जग आनंद एंड एम वी एनास्टेसिया। ये कहाँ की क्या चीज़ है, ये दो स्टैंडिंग शिप है। और एक इसमें जगह का नाम और भी था, हाँ ये रहा, बोहाई सी। तो प्लीज़ रिमेंबर ये कहाँ पर है, या तो जिंग टांग पोर्ट पूछ सकता है या बोहाई सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज जाके आप मैप में भी देख सकते हैं। तो ये नॉर्दर्न चाइना में, प्लीज़ रिमेंबर जिंग टांग पोर्ट, या तो पोर्ट का नाम याद करिए, और बोहाई सी कहाँ पर है, तो ये नॉर्दर्न चाइना में। इससे ये पूछा जाएगा। आगे हम चलते हैं।
तो हाँ, ये बर्ड फ्लू के बारे में रोज आ रहा है, तो बर्ड फ्लू में आपको जैसे बता ही चुका हूँ, 6 स्टेट्स में कंफर्म हो गया है। जैसे कल मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बनता है, एच और एन, हेमा के और एना के, ओ नैना के बोल रहा हूँ, हेमा के और न्यूरा के, जब ये दोनों मिलते हैं उसकी वजह से हमारा जो बर्ड फ्लू बनता है H5N8। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, H5N8 का मतलब क्या है, 5 हेमा के होंगे और 8 जो है वो न्यूरो के होंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब हमारा बर्ड फ्लू बनता है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन यही है, आपको जैसे सबको पता है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो किस आर्टिकल के तहत बोला गया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है? आपको उस आर्टिकल का नंबर बताना है मेरे को। मैं इतना बता दिया हूँ कि फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, आपको मेरे को उस आर्टिकल का बस नंबर बताना है। कल का मैंने आपको आंसर बता दिया, और जितने लोग यार देख रहे हो प्लीज़ आंसर दो, प्लीज़ आंसर दो, आपका ही रिवीजन होगा। मैं यहाँ करंट से ज़्यादा स्टैटिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। भले आप किसी भी साल का पेपर देख लीजिए, इस साल का भी CAPF का पेपर देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज जो था वो पॉलिटी सेक्शन में था, इसलिए मैं खासा जोर देता हूँ ताकि आपका पॉलिटी पूरा यहीं रिवाइज हो जाए। उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में लिखा गया, आप देख लीजिए, ये पूछा भी जा चुका है एक राइट के बारे में तो ऑलरेडी। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो एक और न्यूज़ थी, हाँ ये बहुत दुखद न्यूज़ है। ये यार कैसे लोग हैं, इन्होंने डॉल्फिन को ही मार दिया। बताइए, डॉल्फिन इनको क्या ही ऐसा काम कर रही थी, ये वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने डॉल्फिन को मार दिया यूपी में। यार बहुत दुख होता है जब ऐसा लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं इनको क्या ही वो दुश्मन दे रही थी, इनको मार रही थी, क्या कर रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, UPSC एक बार पूछ चुका है, हु इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो उसका आंसर था डॉल्फिन। तो आप याद रखिएगा, डॉल्फिन जो है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ऑलरेडी आस्क्ड इन UPSC वंस। तो प्लीज़ रिमेंबर, एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है इंडिया का। क्या जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गैंजीज में, गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, करनपुली एंड सांगू रिवर सिस्टम। ये कहाँ कहाँ की रिवर सिस्टम का सबका नाम है, तो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, ये 3 कंट्री हैं जहाँ पे मेनली ये गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। इसको इंडिया में सूसू बोला जाता है, इंडिया में लोकल नेम जो है इसका वो क्या है, सूसू। तो आगे चलते हैं, ये 4 जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, जो 4 टोटल फ्रेश वाटर डॉल्फिन कितनी है, 4 है, उसमें से एक है हमारी गंगेश डॉल्फिन, बाकी की कौन सी है, एक है हमारी बाजी। ये इनका नाम कभी कभी मैच द कॉलम में आ जाता है, तो याद रखिएगा, बाजी कहाँ की है, तो चाइना की है, जो यांगटे रिवर में मिलती है। भूलन कहाँ की है, भूलन है पाकिस्तान की, जो इंडस रिवर में मिलती है। और बोटो, बोटो कहाँ की है, लेटिन अमेरिका की है, जो अमेजॉन रिवर में मिलती है। तो ये तो 3 हो गई, और एक हमारी गैंगेश डॉल्फिन। ये चारों फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, तो इनका लोकल नेम, जैसे इंडिया की जो हमारी डॉल्फिन है उसका लोकल नेम है सूसू। कहाँ पाई जाती है, तो मैंने आपको जगह बता दी, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, तीनों जगह पर पाई जाती है। ऐसे इनका लोकल नेम किस रिवर में पाई जाती हैं और किस कहाँ पाई जाती हैं, जैसे बैजी, भूलन, एक भूलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में इंडस नदी पे मिलती है, और बोटो जो लेटिन अमेरिका में मिलती है इन अमेजॉन रिवर। तो ये एक इंडेंजर्ड एनिमल है, तो इसके बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, बहुत दुखद न्यूज़ थी यार ये। सो आई थिंक ऑल न्यूज़ आर कवर्ड, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सेबी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ सेबी कब बना है। तो सेबी अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अब 1992 में बनी है। 1992 में, मतलब बन तो पहले गई थी लेकिन पहले स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, लेकिन 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी। आपको बताऊंगा हर्षद मेहता स्कैम जब ये हो गया था उसके बाद ही इसे स्टैट्यूटरी पावर मिली है। वैसे भी 1991 में हमारा LPG रिफॉर्म हो गया था, तो 1992 में बन गई थी, लेकिन मेनली हर्षद मेहता स्कैम के बाद ही बनी है। तो हम आगे चलते हैं। आई थिंक ऑल न्यूज़ आर कवर्ड। हाँ, आज की सारी न्यूज़ कवर हो गई हैं। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं यार वो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर तो करा ही करिए, शेयर नहीं तो एक कमेंट ही कर दिया करिए। अगर शेयर में आपको टाइम लगता है तो आंसर ही दे दिया करिए। सो कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसा मन हो, शिवम_त्यागी ST। और स्टडी फंडा को खासा फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। हम दोबारा से उस पर इन्फोग्राफिक डालना शुरू करेंगे, और जिनको भी CDS का कोर्स बाय करना है वो कर सकते हैं। हमारी ऐप है स्टडी फंडा, बोथ इन iOS एंड एंड्रॉयड, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑफर चल रहा है वहाँ पे। सो अभी आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो अब मेहनत में लग जाइए, CDS वाले स्टूडेंट खासकर। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।